नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। फ्रंट फुट प्लान, कौन सबसे पहले बाजी मारेगा और किसको सबसे पहले टिकट मिलेगी, इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी में होड़ मची है। अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तारीख से पहले ही पार्टियां उम्मीदवारों की लिस्ट का ट्विस्ट कर एक दूसरे पर दबाव बनाने में लगी है। यानी चुनावी तैयारी को लेकर 2023 में कौन किस पर भारी पड़ेगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिर भी बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से पहले लिस्ट जारी कर कांग्रेस पर दबाव बना दिया है। अब राजस्थान में कौन कितना एडवांस है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन दोनों ने पार्टियां विनिंग उम्मीदवार तलाश रही हैं ताकि सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा जाए। यानी हर पार्टी का फ्रंट फुट प्लान है। और आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ पीसीसी महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, बीजेपी नेता मदन प्रजापत जी हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। स्वर्णिम जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट चाहिए, ये हर कोई दिग्गज कह चुका है, फिर चाहे बीजेपी की बात करें हम या कांग्रेस की बात करें, लेकिन टिकट फाइनल करने को लेकर, उम्मीदवारों के चयन को लेकर क्या कुछ निर्देशित किया गया है अध्यक्ष की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम टिकट फाइनल करेंगे, जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनमें से ही होंगे। और उनमें से जो लगातार आप देख रहे हैं आवेदन आ रहे हैं, अभी ब्लॉक पे आए हैं, ब्लॉक के बाद जिले स्तर पर छटनी होगी, उसके बाद जिला स्तर पर हमारे पीईसी के जो मेंबर हैं अगले 3 दिन में वहाँ जाएंगे हर जिले में और वहाँ पे उम्मीदवारों का चयन करेंगे। ये वही उम्मीदवार हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ अभियान चलाते आए हैं। नरेंद्र मोदी जी से प्रश्न पूछते आए कि 500 रुपये में सिलेंडर राजस्थान सरकार दे रही है, आप क्यों नहीं दे सकते? ओपीएस क्यों नहीं मिल रहा है? ईआरसीपी पर राजस्थान को धोखा क्यों मिला? ये जो अभियान चले हमारे और जो आंदोलन चले, इन आंदोलनों में जो सम्मिलित रहे, ये उन लोगों में से हम लोगों को छांटने हैं और निश्चित रूप से जो बेहतर है, बेहतर से बेहतरीन होगा, उसको जो है प्रत्याशी बनाया जाएगा। अभी ये अलग अलग कवायद हैं। एक कवायद ये है कि जिसमें हमारे ही जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो फीडबैक ले रहे हैं कार्यकर्ताओं के संबंध में, उनके बैकग्राउंड के संबंध में, उनकी पकड़ के संबंध में और उनकी पहुंच कहाँ तक है इस संबंध में। दूसरा, साइंटिफिक तरीके से सर्वे भी होंगे, उसको मैच किया जाएगा, उसके आधार पर ये तय किया जाएगा। यहाँ ये बात तय है कि कोई भी स्थानीय कार्यकर्ता जो क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है और करते हुए उसने अगर अपनी लोकप्रियता स्थापित किसी नेता से अधिक कर ली है तो टिकट उसको मिलेगा। ये निर्देश है और यही तय है। ठीक है मदन प्रजापत जी, अब देखिए कौन किस पर भारी पड़ता है। 23 की तैयारी तो दोनों तरफ से की जा रही है, लेकिन अब अहम हो जाता है कि आखिर पहली सूची कौन लेकर आता है। बीजेपी एमपी छत्तीसगढ़ में तो पहली सूची लाकर बढ़त बना लिया है बीजेपी ने, लेकिन राजस्थान में देरी की क्या वजह है? क्या यहाँ कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर यहाँ पर कुछ तय नहीं किया जा रहा है, या फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा होमवर्क किया जा रहा है, इस वजह से वक्त लग रहा है? देखिए श्वेता, ये आप जो कह रहे हैं कि तैयारी में जल्दी है, जल्दी नहीं है, अभी चुनाव में टाइम है और अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग रणनीति होती है। और भारतीय जनता पार्टी की कोई तैयारी, चुनाव आए जब से तैयारी नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो 2018 में जब राजस्थान के अंदर झूठ बोल के कांग्रेस सरकार सत्ता में आ गई है, 99 के फेर में फंस गई है और इन्होंने तो 2018 से लेकर अभी तक सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ किया ही नहीं है। राजस्थान की जनता को जब कोरोना के अंदर आवश्यकता थी तो भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ में सड़कों पर थी। तो हम तो जनता के साथ में 2018 से ही साथ में खड़े हैं। उसके लिए लड़ाई लड़ी, पेपर लीक के लिए लड़ाई लड़ी है हमने, महिलाओं अत्याचार हुए उसके लिए लड़ाई लड़ी है हमने, किसान जो आत्महत्या करके किसान को ऋण माफ करने के लिए बोल के आई थी ये सरकार, ऋण तो माफ नहीं हुआ है, लेकिन 22,000 किसानों को नीलामी का नोटिस मिल गया और 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीन नीलाम हो गई। उसके अंदर जो जनता ने मन बना चुकी है, ऐसी भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का जो मन जनता ने बना चुकी है और हमको आशीर्वाद जनता ने पहले ही दे चुकी है। राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और तैयारी जो है वो 2 दिन 4 दिन की नहीं होती है। कांग्रेस की तैयारी मैं आपको बता देता हूं कि कांग्रेस के अंदर एक प्रदेश अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी 4.5 साल तक नहीं बना सकता और 2 महीने के अंदर जो है विधायकों के टिकट फाइनल कर देगा, ये नहीं होगा। जो प्रदेश अध्यक्ष 84 सचिवों की लिस्ट जारी करता है और केंद्र उस पर रोक लगा देता है, जो अपनी कार्यकारिणी के अंदर अपनी मंशा से या मर्जी से नहीं बना सकता, वो टिकट क्या फाइनल करेगा? ये सब दिखावा है, ढोंग है, प्रोपेगेंडा है। मदन प्रजापत जी, कांग्रेस को तो छोड़िए, आप कांग्रेस चलिए कर रही है लेट जो भी है, बीजेपी की सूची कब तक आ जाएगी? क्या परिवर्तन यात्रा खत्म होने के बाद ही सूची आएगी?
या फिर इस पर काम चल रहा है? एक लाइन में इसका जवाब दे दीजिए। देखिए श्वेता जी, बीजेपी के अंदर जो कोई भी निर्णय लिया जाता है वो सामूहिक लिया जाता है। संसदीय बोर्ड बैठ के तय करता है, कोर कमेटी बैठ के तय करती है, और निश्चित रूप से जब भी ये सूची आएगी मीडिया के साथ में हम साझा करेंगे, और निश्चित रूप से राजस्थान के लिए अच्छी सूची आएगी। और राजस्थान के लिए मैं फिर कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, राजस्थान के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अभी मेरे मित्र स्वर्णिम जी ने कहा कि वादे करके आए थे, एक तरफ 9 साल सुशासन गरीब कल्याण की सरकार है, और दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर ऐसी सरकार है जो भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है। जो वादा करके आए थे किसानों का कर्ज माफ होगा, कर्ज माफ नहीं हुआ। बेरोजगारी भत्ते का वादा करके आए थे, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। 4.5 साल तक राजस्थान का मुख्यमंत्री कुंभकर्ण नींद के अंदर सोता रहता है। कांग्रेस ने क्या किया, विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने क्या किया? अब वापस 5 साल के लिए किसको अपना राज्य सौंपना है, जनता तो ये तय करेगी, लेकिन अभी फिर भी आप लोगों की तैयारियों को लेकर जनता भी ये देख रही है। एसपी मित्तल जी हमारे साथ है। मित्तल साहब, बेहद अहम है। देखिए, हम कहते हैं कि चुनावी मोड में तो पहले ही आ चुके हैं दोनों पार्टियां। तैयारियों को लेकर बात करें, कमेटी बनाने को लेकर बात करें, बैठकों का दौर यहां पर जारी है, लेकिन उम्मीदवारों के चयन की बात करें, बात तो सब ये कहते हैं कि हमें टिकाऊ चाहिए, जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, और उसी को लेकर ही अभी जद्दोजहद जारी है। लेकिन आपको क्या नजर आता है कि बढ़त बीजेपी कांग्रेस में से कौन ले रखा है अभी इस मामले में अगर बात की जाए तो? और अगर जहां देरी हो रही है उसकी वजह आपको क्या नजर आती है? देखिए श्वेता, दोनों ही पार्टी अपने अपने नजरिए से रणनीति बना रही है, और उसके मुताबिक ही क्या नाम से चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा की बात होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में बैठक हुई, तो वही हमने देखा कि क्या नाम से जो कांग्रेस के ब्लॉक स्तर है उन पर आवेदन मांगे जा रहे हैं कि आप कौन कौन चुनाव लड़ना यहाँ से चाहता है। लेकिन मैं इस संदर्भ में मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत का जो बयान है वो जरूर यहाँ इंगित करना चाहूंगा कि उन्होंने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि कांग्रेस की दिल्ली में थकाऊ बैठकें होती हैं और ऐन मौके पर क्या नाम से उम्मीदवारों का घोषणा होती है, जिससे वो उम्मीदवार चुनाव प्रचार नहीं कर पाते पूरी तरह। तो अब लगता है कि शायद मुख्यमंत्री की इस बात को गंभीरता से लिया गया, और कांग्रेस की ओर से ये कहा गया कि सितंबर के अंत तक सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। इससे ये प्रतीत होता है कि जो अधिसूचना जारी होगी, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो 6 अक्टूबर को जारी होगी, तो 6 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने से पहले कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। मैं इस बात को बहुत अच्छा मानता हूं कि यदि अधिसूचना घोषणा होने से पहले उम्मीदवारों की घोषणा होती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे वो कांग्रेस के हो, यदि उम्मीदवार की घोषणा होती है तो चुनाव एक अच्छी प्रक्रिया में चलता है, और दोनों ही पार्टी के उम्मीदवारों को अपना चुनाव प्रचार करने का और अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। अब दोनों ही पार्टी कह रही है कि हम टिकाऊ को उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन मैं अभी पहले संदर्भ में कांग्रेस की बात करना चाहता हूँ। हमने देखा कि पिछले क्या नाम से 3-3.5 साल के अंदर जिस तरीके से पायलट और अशोक गहलोत साहब में खींचतान रही, हमने ये भी देखा कि किस तरीके से सरकार बचने के लिए होटलों में गई, और किस तरीके से सचिन पायलट के समर्थकों ने खड़े होकर अपनी बात को कहा, संघर्ष किया। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि दोनों ही नेता, चाहे वो सचिन पायलट हो चाहे वो अशोक गहलोत हो, अशोक गहलोत साहब चाहेंगे कि जिन लोगों ने उनकी सरकार को बचाने में मदद की उनको उम्मीदवार बना जाए, और सचिन पायलट ये चाहेंगे कि जो मुसीबत में उनके साथ एमएलए रहे या नेता रहे उनको क्या नाम से उम्मीदवार बनाया जाए। तो अब देखना होगा कि इस खींचतान के बीच में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का चयन कैसे करती है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी हम देख रहे हैं कि लगातार आईएएस जो रिटायर आईएएस है, जो नेता है, उन सबको उसमें शामिल कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी की एक प्रक्रिया है जिसके तहत वो ये कह रहे हैं कि हम क्या नाम से इसका। एसपी मित्तल जी, अभी मदन प्रजापति जी ने एक बात कही कि हर राज्य की अपनी अपनी स्थिति होती है, कहीं पर बहुत जल्दी निर्णय हो जाते हैं, कहीं पर थोड़ा वक्त लगता है। एमपी कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सूची पहले एक जारी कर दी, राजस्थान में वक्त लगने की वजह क्या आप मानते हैं? क्या जो कांग्रेस आरोप लगाती है वो आधार है, या फिर कोई और वजह, या फिर और कुछ इंतजार कर रही है बीजेपी की कांग्रेस की पहले सूची आ जाए? नहीं, देखिए श्वेता, जहां तक मेरा मानना है कि जो पार्टी में राजनीतिक खींचतान है वो देखो किसी से छिपी हुई नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप देखो कि पूरे दिल्ली के जितने नेता हैं और जो संगठन के कार्यकर्ता हैं वो सारे के सारे आपको देखो एक साथ नजर आते हैं, और क्या नाम से चुनाव के जो गतिविधियां उसमें भाग लेते हैं। दूसरी तरफ हम कांग्रेस की स्थिति को देखें तो कांग्रेस में अकेले मुझे मुख्यमंत्री जी का चेहरा दिखता है हर बार, हर फ्रंट में मुझे लगता है वो लड़ते हुए नजर आते हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि सचिन पायलट ने क्या नाम से अजमेर के विजयनगर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया, तो वही मुख्यमंत्री ने सरकार के अपने जयपुर के अंदर अपनी गतिविधियों को जारी रखा। तो मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश करेगी इस बात की कि शायद क्या नाम से अधिसूचना जारी होने से
पहले उम्मीदवारों की घोषणा हो। लेकिन मैं फिर एक बात कह रहा हूं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, उम्मीदवारों की अंतिम प्रक्रिया आती है, तो जातिवाद भी देखा जाता है, नेताओं का समर्थन भी देखा जाता है। ये सारी जो क्या नाम से स्थितियां हैं, उनको देखते हुए उम्मीदवारों की घोषणा की जाती है। ठीक है, अहम बात है स्वर्णिम जी। देखिए, कांग्रेस तो यहाँ पर कोशिश कर रही है, बैठकें भी है अभी 28, 29, 30 को लेकर ही भी, जिस तरह से कि वॉर रूम में बैठक अहम होगी। जिताऊ कैंडिडेट तो चाहिए, टिकाऊ भी चाहिए, तो क्या जहां नजर आ रहा होगा कि हार रहा है वो कैंडिडेट और एक बड़े चेहरे को भी हटाया जा सकता है? देखिए, आप यही बोलेंगे कि आलाकमान फैसला करेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि कांग्रेस से जुड़े पीसीसी में आप हैं, महासचिव हैं, बेहतर बता सकेंगे कि क्या जो फैसले लिए जाएंगे, जो तय किया जाएगा, उस पर अमल किया जाएगा, या फिर स्थिति के हिसाब से किसी के लिए सख्ती रहेगी और किसी को रियायत? देखिए श्वेता जी, चुनाव में उतर रहे हैं तो प्रत्याशी चयन चुनाव जीतने के लिए हो रहा है, और चुनाव जीतने के लिए जो हमने रणनीति बनाई है, जो तय की है, वो फैसले इसीलिए लिए हैं कि जो भी बेहतर उम्मीदवार होगा, बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकता है, उसको ही लेके आना है। और आपने देखा होगा इन्हीं फैसलों का परिणाम है कि लगातार पिछले जो 7 उपचुनाव हुए, 8 उपचुनाव हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी किस तरह से चुनाव जीती और भारतीय जनता पार्टी जीती हुई सीटों पर जमानत जब्त करा करके बैठी रही। तो ये सब चीज़ें किस लिए हुई? ये रणनीति बनाई, रणनीति के तहत हमने निर्णय लिए। और दूसरी बात यह है कि बैठकें तो अपनी जगह संगठनात्मक हो रही हैं। आज भी जैसे बताया हमारे 2 नेताओं की बैठक का, मैं आपको एक बताता हूँ, रेल मगरा राजसमंद में भी आदिवासी बहुल इलाके में एक बहुत बड़ी बैठक हमारी आयोजित हुई है दिन में आज 4 बजे, जहाँ पे रंधावा साहब और गोविंद डोटासरा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए, सीपी जोशी जी विधानसभा अध्यक्ष भी उसमें शामिल हुए। बहुत बड़ी बैठक है। आपने देखा होगा कि लगातार हमारे आंदोलनों में भीड़ और भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन में भीड़। आप देख लीजिए प्रधानमंत्री की 20-20 सालों से कांग्रेस जीत ही नहीं पा रही है, वहां पर तो एक्सरसाइज ज्यादा होगी। हमारा टारगेट है 156 प्लस, सारी सीटें जीतेंगे, जबरदस्त तरीके से लड़ेंगे। और आपने देखा होगा हमारे संगठन ने जो काम किया उसका परिणाम था कि एक सभा हुई थी प्रधानमंत्री जी की मानगढ़ में, एक हुई थी राहुल गांधी जी की, 5 गुना भीड़ अधिक थी। तो सब समझ सकते हैं कि हम काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी मुगालते में रहे इनके, तो हम पहले दिन से सुनते हैं, मदन प्रजापति जी, हम तो पहले दिन से सुनते हैं। मदन प्रजापति जी तो मेरे भाई हैं, साथी हैं। देखिए, मदन प्रजापति जी तो हमारे भाई हैं, लेकिन इनके बड़े से बड़े नेता 3 महीने में सरकार गिरेगी। गुलाब चंद कटारिया जी, राजेंद्र राठौड़ जी कहते थे कि भाई राज्यसभा चुनाव होंगे तो सरकार गिरेगी। सतीश पूनिया जी, मंत्रिमंडल विस्तार पे सरकार गिरेगी। इनको तो झोली फैला के खड़े हैं कि भगवान कुछ गिरा दे, दे दे, सड़क पे उतरना नहीं, जनता के बीच जाना नहीं। तो ये इसी मुगालते में रहेंगे, कोई बात नहीं। मदन जी, कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो बीजेपी नहीं हो रही? स्वर्णिम, नहीं, हम ओवर कॉन्फिडेंस है ही नहीं। हम हमारे 52,000 बूथों के अंदर से सारे बूथों पे बूथ अध्यक्ष और बूथ कार्यकारिणियां बनी हुई है। हमारी जिले की कार्यकारिणियां बनी हुई है, प्रदेश की कार्यकारिणियां बनी है, मोर्चों की कार्यकारिणियां बनी हुई है, प्रकोष्ठों की कार्यकारिणियां बनी हुई है। और ये आज की कार्यकारिणियां नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष के साथ में बनी हुई है। ऐसा कमजोर प्रदेश अध्यक्ष नहीं देखा होगा आपने जो 4.5 साल तक अपना वो नहीं बना। ऐसा मजबूर आपने मुख्यमंत्री नहीं देखा होगा जो कहता है कि विधायकों ने पैसे ले लिए और रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पाता। खैर छोड़िए, मेरे मित्र ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रंधावा जी की बैठक के अंदर पॉलिटिकल अफेयर्स की जो बैठक थी उसके अंदर इनके अंतरकले हुआ लात घूसे चले। इनके बेरोड के अंदर विधानसभा की बैठक के अंदर आपस में ब्लॉकों के अंदर भिड़ंत हुई, लात घूसे चले। ताराचंद मेघवाल जो इनके विधायक थे उन्हें 12 के अंदर बूथ अध्यक्ष आपस में लात घूसे चले। बैठक के अंदर कांग्रेस की क्या होता है, बीजेपी तक खबर है। ये स्थिति बनती क्यों है? ये स्थिति बनती क्यों है? श्वेता जी, मैं पूरी कर लूं मेरी बात। श्वेता जी, मैं पूरी कर लूं मेरी बात। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी के भीड़ थी। राहुल गांधी से ज्यादा तो किरोड़ी लाल जी के यहाँ पे मीणा हाईकोर्ट के अंदर भीड़ थी। कौन सी भीड़ देखते हैं इनको पता नहीं। और भीड़ का और सदस्यों का जवाब मैं दे देता हूँ। स्वर्णिम जी, आपके सदस्यता अभियान के अंदर दिल्ली से आए हुए पर्यवेक्षक ने मुख्यमंत्री आवास पे ये बोला था कि कांग्रेस के साथ में सदस्यता अभियान में कोई जुड़ना नहीं चाहता। आपके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यह बोला था कि मंत्री आता है, पीएसओ आता है, गनमैन आता है, जनता नहीं आती है। और आपके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यह भी बोला था कि 33 जिलों में हम चुनाव हारने जा रहे हैं। और आपके राजेंद्र सिंह गुड़ा ने यह बोला था एक फॉर्च्यूनर, और आपकी दिव्या मदेरना ने यह कहा था कि एक साइकिल के ऊपर। जब नेताओं के अंदर भरोसा नहीं है, कार्यकर्ताओं में ये जो एक दूसरे को लेकर मुद्दे उठा रहे हैं, दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, एसपी मित्तल जी ये कितना साथ देंगे? दोनों ही पार्टियों की हम बात करें, क्योंकि दोनों चुन चुन कर मुद्दे ला रही हैं जो सामने वाले के लिए नेगेटिव है, लेकिन ये क्या काम आ पाएंगे? मेरे को श्वेता जी समय दीजिएगा एक बार, क्योंकि आप बोल रहे थे ये बीच में बोले, मुझे पता नहीं। देखिए, या तो मदन जी बोल रहे हैं या आप इंटरव्यू कर रहे हैं। सुनिए जी मित्तल जी।
नहीं, देखिए श्वेता, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो दोनों प्रवक्ता हैं, स्वाभाविक रूप से है कि वो आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि इन आरोप प्रत्यारोपों में आखिर तथ्य क्या है, सच्चाई कितनी है, ये देखनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें चुनाव परिणाम के बाद सामने आएगी। लेकिन मैं आपको इस कांग्रेस के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी के बयान का संदर्भ उल्लेख यहाँ करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि पिछले चुनावों में हम 100 सीटों पे आ रहे थे। आपको ध्यान हो तो कांग्रेस को कुल 99 सीटें मिली थी और एक आरएलडी के मिला के उनकी 100 सीटें हो पाई थी, तब जाके उनकी सरकार बनी। तो खुद उन्होंने माना। और अभी जो कांग्रेस की स्थिति है उसमें हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो निर्दलीय थे, संयम लोढ़ा और एकाध निर्दलीय उम्मीदवार, निर्दलीय विधायकों को, बिल्कुल एसपी मित्तल जी, इस बार का सिनेरियो कैसे होता है, तस्वीर क्या बनती है? अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली न्यूज एडिटर। अदिति, बेहद अहम अदिति, अब क्योंकि नजरें सबके लिस्ट को लेकर कि सूची किसकी पहले आती है, कौन से नाम आते हैं, कौन क्या होमवर्क कर रहा है, लेकिन ऐसा जानकारी मिली कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने यह सलाह दी है कि परिवर्तन यात्रा के बाद ही सूची निकाली जाए। क्या जानकारी लिस्ट को लेकर क्या नजर आता है अगर हम बीजेपी कांग्रेस दोनों की बात करें तो? बिल्कुल, मैं क्या है श्वेता, कुछ देर पहले ही जुड़ पाई नेटवर्क के चलते, लेकिन जब मैं जुड़ी तो मैंने कुछ सुना कि कांग्रेस वाले बीजेपी की बैठकों में क्या होता है और बीजेपी वाले कांग्रेस की बैठकों में क्या होता है, चर्चा कर रहे थे। अच्छा यही होगा कि दोनों ही एक दूसरे की बैठकों में क्या होता है उसकी चर्चा ना करें, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की बैठक होती है, प्रहलाद जोशी कोर ग्रुप की बैठक लेते हैं, तब ये डिस्कशन होता है, तमाम तरीके की बड़े लोग जो हैं, सीनियर नेता हैं, वो नाराज नजर आते हैं। ठीक उसी तरह कांग्रेस की बैठक में क्या कुछ होता है सबको पता है। इसलिए वो कहते हैं ना कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर ना फेंके। तो यहाँ पर दोनों पार्टियों की यह हाल है कि वो दोनों एक दूसरे को मत दिखाएं, क्योंकि आप अपना आईना देख लें। दूसरी बात, अब एक रणनीति है, राजस्थान में होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दोनों ही पार्टी कैसे लीड लेना चाहती है? दोनों पार्टी लीड लेना चाहती है परसेप्शन के लिहाज। यही वजह है कि कांग्रेस ने जो कर्नाटक में किया, उम्मीदवारों को पहले उतार दिया, तो उससे ये कहीं ना कहीं लगता है कि पार्टी तैयार है। ठीक उसी तरह छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने लीड ली, उन सीटों पर जहां पर कांग्रेस जीतती आई है, भाजपा ने लीड लेते हुए उतार दिए कैंडिडेट। अब हम बात करते हैं राजस्थान की, पहले कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस 15 सितंबर से 20 सितंबर तक, हालांकि अभी बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है स्क्रीनिंग कमेटी का, पहली बैठक तो अब हुई है, अब कितनी बैठकें करनी होंगी तब जाके आप प्रत्याशी उतार पाए। लेकिन जो तैयारी है उसकी बात कर लेते हैं। कोशिश ये की जा रही है कि 20 तारीख तक 65 नाम जिन पर कंसेंसस बनाए, वो हार रहे जीत रहे मुद्दा अलग है, लेकिन वो किसी और को नहीं उतारेंगे। ये तय हो चुका है कि ये जीत रहा है हार रहा है इसी को उतारेंगे, और ज्यादातर सीटों पे जो जीत ही रहा है, 65 सीटें तो वो हैं जिनमें एमएलए बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन 15 सीटें वो हैं जो डी कैटेगरी की हैं, जहां पर आप 20 साल से हार रहे हैं या जहां पर आप पिछले 3 से 4 बार से हार रहे हैं, उन पर भी उतार दिया जाएगा। परसेप्शन की लड़ाई में जीत लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं बीजेपी की। देखिए, बीजेपी अभी फिलहाल जो भी प्रत्याशी, हालांकि बीजेपी की एक बड़ी बैठक राजस्थान की होना बाकी है, जिसमें वसुंधरा राजे को लेकर, तमाम लोगों को लेकर एक बैठक कोर ग्रुप की बहुत लंबे समय से होनी थी। आपको बता दें कि जब संसद सत्र चल रहा था तब यहाँ पर चंद्रशेखर जी आए थे, जेपी नड्डा जी को बैठक लेनी थी, वो हो नहीं पाई। सांसदों की प्रधानमंत्री ने ली, लेकिन एक अलग से बैठक होनी थी जो हो नहीं पाई। लेकिन अभी अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी की एक बैठक सीनियर नेताओं से होनी है, जिसका इंतजार है, जिसमें कोई और फैसले, क्योंकि अभी भी ये इंतजार है कि क्या कोई फैसला या क्या कोई अनाउंसमेंट बाकी है, लेकिन 2 तारीख को यात्राएं भी निकल रही हैं। तो बीजेपी की कोशिश ये है कि वो सीटें जिनमें वो पिछले 2 बार या 3 बार से हारे हैं, यानी उनके लिए सी कैटेगरी और बी कैटेगरी, डी कैटेगरी, डी वो कैटेगरी है जिसमें वो 4-3 बार से हार रहे हैं, और सी कैटेगरी वो है जिसमें उनको लगता है कि हार रहे थे लेकिन अब जीत सकते हैं, उनके प्रत्याशी अनाउंस करेंगे बस। और कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है कि ए कैटेगरी जिस पर कंसेंसस है, जो जिताऊ भी है, और डी कैटेगरी जिसपे वो बिल्कुल नहीं जीते, उनको। लबोलबाब ये है कि पहले ऐसा हुआ करता था कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की तरफ मुंह ताकती थी कि पहले तुम, लेकिन इस बार प्रत्याशियों को पहले अनाउंस करके दिखाने की कोशिश है कार्यकर्ताओं को कि भैया हम तैयार हैं, हम पूरी तरीके से तैयार हैं, आप लोग लगिए, हम तो टिकट उतार रहे हैं चुनाव में। लेकिन आपको एक छोटा उदाहरण दूंगी, छत्तीसगढ़ के एक बहुत सीनियर नेता है जो डिसीजन मेकिंग में शामिल हैं, उनसे पूछा गया जिस दिन प्रत्याशियों के नाम अनाउंस हुए, उस दिन किसी ने उनसे फोन करके पूछा कि सर आज टिकट अनाउंस हो रही है, तो भड़कते हुए उन्होंने कहा कि अरे कैसी बातें करते हो, मीडिया के पास कोई खबर नहीं है इसलिए आज तुम टिकट अनाउंस कर दोगे, अभी तक कोई बैठक नहीं हुई, अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई, फिर कैसे टिकट अनाउंस हो जाएगी।
लेकिन आधे घंटे बाद टिकट अनाउंस हो गई। इसका ये मतलब है कि चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे भाजपा हो, चाहे चलिए कांग्रेस, अदिति, दिल्ली, दोनों ही पार्टियों का दिल्ली यानी आलाकमान बहुत एक्टिव है और इस बार टिकट वितरण में बिल्कुल अदिति, और ये रोल- तय है कि अब ABCD कैटेगरी में आप देखिए, ध्यान दीजिए, कहाँ किसको पहले टिकट सूची लानी है वो देखिए, लेकिन सब कुछ तय तो दिल्ली से होना है, लेकिन जद्दोजहद जारी और इसलिए बैठक पर बैठक यहाँ पर चल भी रही क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन इस बीच अहम खबर आ रही है, चलिए उसका भी रुख कर ले।